Complete Edu. It's all about learning. हेलो दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी जेई, राजस्थान जेई, आरआरबी जेई, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, इनके जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम होते हैं इन सब के मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 3। जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सारे। 2 सेट हमने अभी तक कर दिए, तो ये है 3rd सेट। ठीक है, तो आइए इस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेट को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ सके। आज का जो वीडियो है ना वो एफएम डोमिनेंट है, ठीक है ना, मतलब एफएम डोमिनेटिंग है। उसके अंदर सब्जेक्ट मतलब सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो एफएम के दिए हैं। और राजस्थान जेई, एसएससी जेई और इसरो तीनों एग्जाम के जो है मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन। और इस तरह से 10 क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी है, तो देखेंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो एफएम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा अभी हमने एसएससी जेई का एनालिसिस किया था, उसके अंदर बताया था एफएम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो इसी वजह से मैं एफएम का अगला सेट लेके आया हूँ। तो एफएम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई एसएससी, आरएसएमएसबी की, आरआरबी की, इन सब की जेई की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल फ्लूइड इज एनी फ्लूइड which has zero shear stress, has viscosity, has constant viscosity and density, has surface tension and is incompressible। is incompressible ये एक ही वर्ड है, ये साथ में नहीं लिखा गया, थोड़ा अलग अलग हो गया है। ये जो लिखा हुआ है ना is incompressible, is in नहीं है, ये टोटल है। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, आज के वीडियो के अंदर आपको एक चीज बता के चलो कि 2-3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो मैं खुद आपको लिख दूंगा, कलर की वजह से शायद आपको ना दिखे, तो वो मैं आपके सामने खुद लिख दूंगा। तो आइए बात करते हैं रियल फ्लूइड की। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रियल फ्लूइड क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले क्या दूंगा। दोस्तों रियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है, क्या होता है दोस्तों, शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है दोस्तों, डिफॉर्म होता है। आपने देखा होगा ना, एक गाना है, क्यों बहती है हवा, है ना, ये क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। तो उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है, क्यों बहती है हवा। अच्छा, फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड, पहली बात तो हम यही करें, फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो या तो हो लिक्विड फॉर्म के अंदर या हो वो गैसियस फॉर्म के अंदर। किसके अंदर हो, लिक्विड के अंदर या गैसेस फॉर्म के अंदर। हम लोगों के अंदर एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि अगर पानी होता है या कोई लिक्विड चीज होती है तो हम उसको फ्लूइड मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हवा बह रही है तो वो पूछ रहा है ना कि क्यों बहती है हवा, तो उसका एक सीधा सा आंसर है बिकॉज फ्लूइड के पास ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो शेयर स्ट्रेस को क्या कर पाए, रेजिस्ट कर पाए, इसी वजह से हवा बहती है। इसके अलावा प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी हवा बहती है। तो जैसे कि अगर आपके पास कहीं पर पानी रखा हुआ है और आप यहाँ पे एक हल्का सा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये पानी क्या स्टार्ट होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड की जो रियल फ्लूइड होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इट कैन नॉट रेजिस्ट शेयर डिफॉर्मेशन। क्या नहीं कर सकता है, शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। इसके अलावा रियल फ्लूइड की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि क्या, जो आपका फ्लूइड होगा उसके पास डेंसिटी होगी। क्या होगी, डेंसिटी, आप जानते ही हैं फ्लूइड के पास डेंसिटी होती है। इसके अलावा और क्या होती है बच्चों, विस्कोसिटी होती है। और क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, 2 भागों के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा भाई किसी भी चीज का टेम्परेचर तो होता है, इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर हर एक चीज का कोई ना कोई अपना टेम्परेचर है। जैसे कि मेरे पास ये पानी का गिलास रखा हुआ है तो ये ठंडा पानी, इसका अपना टेम्परेचर है। नॉर्मल पानी होगा उसका अपना टेम्परेचर होगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से अलग अलग होता है। इसके अलावा और क्या होती है भाई, ये एक टर्म होती है जिसको कहा जाता है वेट डेंसिटी, जो W से डिफाइन की जाती है, जो क्या होती है, रो इंटू जी होती है, वेयर रो इज योर डेंसिटी एंड जी इज योर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रोडक्ट जो होता है ना डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसको क्या कहा जाता है? वेट डेंसिटी कहा जाता है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आ गया? डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, इसके अलावा क्या होती है? वेट डेंसिटी होती है, और अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एक और टर्म होती है जिसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? आप किसी फ्लूइड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं। जब आगे हम थ्योरी लेक्चर की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कंप्रेसिबिलिटी, बड़े ही क्लासिक से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इसके अलावा क्या होगी? सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो हर रियल फ्लूइड के पास पाया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, देखो फर्स्ट ऑप्शन है अ रियल फ्लूइड इज एनी फ्लूइड which has zero shear stress, ठीक है, has viscosity, has constant viscosity and density, has surface tension and incompressible। तो देखो अगर इन सब ऑप्शन की बात करें तो आपको पता पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात ये है RSMSSB जेई का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मैंने ओवरराइट कर दिया। 2016 का क्वेश्चन है, ये आपको नेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं कहूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी इसका लिंक डाल दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये पीपीटी अगर आप ये आप जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पीपीटी, और आप मेरी पीडीएफ, मेरे ई बुक जो है, मेरी नोट्स जो है वो चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, टेलीग्राम चैनल क्या है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। अगर मैं भाई सीधी सी बात है, एक रियल फ्लूइड होगा, कोई भी फ्लूइड होगा, उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होगी बट एक टेम्परेचर पे होगी। जो विस्कोसिटी होती है ना वो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट नहीं होती मेरे दोस्तों कि भाई मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कांस्टेंट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कांस्टेंट है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कांस्टेंट नहीं। तो विस्कोसिटी हमेशा और हमेशा टेम्परेचर के साथ क्या करती है? वेरी करती है, ठीक है। डेंसिटी होती है, बिल्कुल होती है, पर डेंसिटी जो होती है वो भी कैसे होती है? वेरिएबल होती है। अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है? हमने क्वेश्चन किया है फर्स्ट सेट के अंदर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी सबसे ज्यादा डेंस होता है बच्चों। कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी सबसे ज्यादा डेंस होता है। तो यहाँ पर हमें पता पड़ रहा है विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चल रही है। फिर सरफेस टेंशन तो होती है फ्लूइड के पास, बिल्कुल सही बात है, और साथ में क्या लिखा है? इज इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड्स की, जो आपके लिक्विड्स होते हैं डेफिनेटली वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। जस्ट लाइक योर वाटर, वाटर आपका क्या है? एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, बट इन केस ऑफ वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग एक केस होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? वाटर की कंप्रेसिबिलिटी को भी काउंट करते हैं। तो वाटर कब तक आपका इनकम्प्रेसिबल है? जब तक कि उसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर ना रखा जाए, वो क्या है आपका? इनकम्प्रेसिबल है दोस्तों, ठीक है। कंप्रेसिबल हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज इनकम्प्रेसिबल है। बट जैसा कि बात हो रही है फ्लूइड की, तो जनरलाइज वे के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फ्लूइड क्या हो? इनकम्प्रेसिबल। तो हर एक ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी को छोड़ के आपको दिखाई देगा कि हर एक ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कि कांस्टेंट विस्कोसिटी डेंसिटी नहीं हो सकती, बिकॉज ये टेम्परेचर पे एंड प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। तभी तो भैया प्रेशर पे डिपेंड कर, अगर फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही है तो क्या हो जाता है? कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाता है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो जाता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, टाइम पर, इन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पर जो ऑप्शन ए है, एक रियल फ्लूइड जो है उसके पास जीरो शियर स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है एबिलिटी नहीं है कि वो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। शियर स्ट्रेस जानते हो ना कैसे लगता है? देखिए मान लिया जाए मैं बात करता हूँ किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, इसकी बात कर लीजिए, मोबाइल फोन है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको काटता हूँ भैया, अलग अलग सेक्शन के अंदर काटता हूँ, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलरली काट देता हूँ, और उसके बाद इस सेक्शन के काटने के बाद अगर इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, कैसा? परपेंडिकुलरली। देखो डायग्राम में देखो, अगर इस तरह का फोर्स लगता है जो क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। अच्छा, स्ट्रेस कभी भी अप्लाई नहीं होता है, स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों। और अगर इस ही बॉडी पर हम सरफेस के अलोंग अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? शियर फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शियर फोर्स। ध्यान रखना, शियर फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल है, ठीक है, सरफेस के साथ साथ लगेगा। और जो नॉर्मल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉर्मली अप्लाई होते हैं
यानी कि 90 डिग्री पर अप्लाई होते हैं। इतनी बात सही है। अच्छा, आज की जो पीपीटी है इस पर ठीक आपको दिख भी रहा होगा, व्हाइट वाली में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी, इसमें आपको सही दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बहुत देर लगा दी हमने इस क्वेश्चन के अंदर, लगभग 7 से 8 मिनट लगा दिया है। हाँ, 7 से 8 मिनट लगा दिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, बट क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है तो आप यहाँ पर चूज करेंगे, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप चूज करेंगे ए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया है, ऑप्शन टाइप करने के अंदर मिस्टेक कर दी। तो ये क्या लिखता कि भाई एक रियल फ्लूइड ऐसा है, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था जिसके पास विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए ए लिखेंगे, अदरवाइज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन एमएलटी नोटेशन सिस्टम। और अच्छा, एमएलटी नोटेशन सिस्टम यानी आपने डायमेंशन एनालिसिस सुना होगा, क्या होता है डायमेंशन को हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? हिंदी में उसको कहा जाता है विमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? विमा कहा जाता है। आप भूल गए होंगे हिंदी, मैं भी बड़ी मुश्किल से याद करके आता हूँ। तो सबसे बढ़िया जो इन्होंने सवाल पूछा है, वो इन्होंने पूछा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है वो क्या है। देखिए म्यू की बात कर रहा है भाई, ये जो आपका है म्यू को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। मैकेनिक्स के अंदर म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। म्यू के अपने अलग अलग बहुत फैला हुआ बिजनेस है, बहुत अलग अलग जो है इनका यूज किया जाता है म्यू का, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, आपको डायमेंशन उसकी फाइंड करनी है मास, लेंथ और जो टाइम होता है टी, इसके रिस्पेक्ट। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि दोनों से। देखिए सबसे पहली बात, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी कहाँ से आता है? तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो बोलता है टॉ दैट इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, वेयर डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट इज इन फ्लो। किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए कितनी आसानी चाहिए, वो क्या होती है? इज इन फ्लो होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी को जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा तो अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं हटा रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई, क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। और इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? बेसिक ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल या स्लोप। देखिए किस तरह से हम, जैसे मान लिया कोई प्लेट है, उस पर मैं एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो अब मैं देखूंगा ये जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने देखा इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? यू है। तो बेसिकली इसको हम कई बार यू बाई वाई भी लिखते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ ये क्या हो जाता है? म्यू डी यू अपॉन डी वाई हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? म्यू डी यू अपॉन डी वाई हो जाता है। और दैट म्यू, नाउ दैट म्यू इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या कहलाती है? डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाती है मेरे दोस्तों। ओके, समझ में आ गया? तो अब देखो टॉ यानी कि शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लीजिए आप, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इक्वल्स टू म्यू की यूनिट हमें पता नहीं है, अभी फाइंड करते हैं। और डी यू, यू क्या है? वेलोसिटी किस में होगी? मीटर पर सेकंड के अंदर होगी। डी वाई क्या है? भाई मैंने बताया आपको डिस्टेंस है। क्या है? डी वाई डिस्टेंस है। तो ये किसके अंदर होगी? मीटर के अंदर होगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू मीटर पर सेकेंड 1/मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये सेकंड क्या होगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू। नाउ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पास्कल। तो जो क्या आई इसकी यूनिट आई वो क्या आई? पास्कल सेकेंड इसकी यूनिट है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे को, इरेज ऑल इन फर्स्ट राइट। ओके, तो मेरे पास क्या यूनिट आई है इसकी दोस्तों? म्यू की यूनिट आई है पास्कल सेकेंड, जिसको हमने क्या लिखा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब मुझे चाहिए एमएलटी फॉर्म के अंदर। किसमें? एमएलटी फॉर्म के अंदर। तो मैं किस तरह से करूंगा? न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/मीटर स्क्वायर। ये वाली टर्म आ गई है, इसको मैंने लिख दिया पूरा एक्सपेंड करके, इंटू सेकेंड। यहाँ देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन गया? किलोग्राम इंटू, अगर मीटर कहाँ पे आया? 1/मीटर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कहाँ बचा?
1/s के अंदर बचा। तो जब मैं इसको mlt फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, मास यानी कि किलोग्राम कितना है, 1 है। लेंथ क्या है भैया आपकी, भाई इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1 लेंथ, और इसको क्या लिखेंगे 1/t, और ये इस तरह से ब्रैकेट लगाए जाते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, m1l इनवर्स में चला गया और t भी क्या चला गया, इनवर्स में चला गया। तो देखो ऑप्शन कौन सा आपको यहाँ पे मिलता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, m1l - 1 t - 1। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपके पास, सेकंड का आंसर हो गया डी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक फिजिक्स का था, सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी इससे रिलेटेड है। बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्चुअली में मेरे भाई इमेज है, ठीक है, तो मैं इसके जो कलर थे ना इसको मैं चेंज नहीं कर पाया, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको ये पूरा लिख के बता देता हूँ, मुझे पता दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो टॉ इक्वल्स टू, इन्होंने म्यू du/dy लिखा है, जो मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअली इट इज √μ/dy। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है टॉ म्यू du/dy। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है टॉ इक्वल्स टू म्यू 3/2 du/dy। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, टॉ इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर du/dy, वेयर म्यू is your dynamic viscosity, mu is your dynamic viscosity, and du/dy is your velocity gradient, ठीक है, जो कहाँ से आया, d(θ/dt) की रिप्लेस में आया। एंड टॉ इज योर shear stress क्या है आपका, टॉ है। तो बताइए, अभी अभी देखा है हमने ये आंसर, ठीक है, अभी अभी ये क्वेश्चन देखा था हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आल्सो टर्म्ड एज NSLV, क्या देता है, टॉ इज इक्वल्स टू म्यू du/dy। तो यहाँ पे आप क्या करना है, एक रूट भी लगा देना अगर ऑप्शन दिख रहा हो आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे दोस्तों। अभी अभी डिस्कस किया था, मेरे हिसाब से इसको दोबारा डिस्कस करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेक्निकल एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। पीपीटी के आखिरी में भी मैंने लिंक जो है वो डाला है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया गया। अच्छा, ये जो चारों क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे, RS MSSB JEE 2016 के क्वेश्चन है। भाई मैंने आपको बताया था कि RS MSSB ने लगभग 48 क्वेश्चंस पूछे थे। कितने, 48 थे, जो हाइड्रोलिक मशीन्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों से मिलकर आते हैं। और RS MSSB के अंदर जो आपका सबऑर्डिनेट बोर्ड है ये राजस्थान का, इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। तो 80 में से 50 क्वेश्चन दो सब्जेक्ट से मिला के पूछे जा रहे हैं। दैट इज वाई FM अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन करेंगे हम अगले पीपीटी में, जानता हूँ वादा किया था इस पीपीटी का, बट इससे अगली पीपीटी के अंदर थ्योरी ऑफ मशीन हम पढ़ने वाले हैं। तो ओके, नाउ क्वेश्चन इज इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, स्मॉल प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर। देखिए दोस्तों, जब भी मैं मैनोमीटर की बात करता हूं तो दोस्तों आपको जो मैनोमीटर होता है वो कैपेबल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि वैक्यूम प्रेशर भी और जो आपका गेज प्रेशर होता है, ठीक है ना, मतलब एक को कहा जाता है गेज प्रेशर और दूसरे को कहा जाता है नेगेटिव गेज प्रेशर, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, दोनों को मेजर कर सकता है मैनोमीटर। पर यहाँ पे जो सवाल पूछा इन्होंने क्या बोला कि आपके पास एक मैनोमीटर था, आपने क्या कर दिया, उसको इंक्लाइन कर दिया। कुछ ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, ये भी अच्छा नहीं बन रहा ये पेन टेप क्या हो जाता है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया। अच्छा, इंक्लाइन करने का किसी भी मैनोमीटर को क्या मतलब है, जब आपको बहुत ज्यादा स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को देखना होगा। क्या देखना होगा, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को देखना। भैया मैनोमीटर के अंदर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं हम, प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं भैया उसके डिस्टेंस और साथ में वेट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके।
ठीक है। अब आपके पास मैनोमीटर है, बहुत स्मॉल प्रेशर है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है, तो इसमें जो डिस्टेंस थी उसके अंदर कुछ ज्यादा आपको फर्क दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको इंक्लाइन कर दिया और इससे क्या हुआ, मैनोमीटर की सेंसिटिविटी जो थी वो बढ़ गई। तो जब भी हमें स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना होगा, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं स्मॉल प्रेशर को मेजर करना होगा, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज करूंगा। और जनरली मैं कह सकता हूं कि मैं ऐसी कंडीशन में इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज करूंगा। अगर सिर्फ इंक्लाइंड मैनोमीटर भी लिखा आता है तो भी गलत नहीं है, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है तो भी सही है। तो अगर ओनली मैनोमीटर होता तो ये नेगेटिव प्रेशर को भी जो है आपको क्या करते हैं आप, सही होता आंसर। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है तो वो नेगेटिव भी कर सकता है, वो बात अलग है। पर बेसिकली मेन फीचर क्या है, क्यों यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है भैया आपका स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाई वेलोसिटी इन ए कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज इज नोन एज, देखिए कंडक्ट कह दो या डक्ट कह दो, भैया एक लार्ज साइज का डक्ट है आपके पास, उसके अंदर हाई वेलोसिटी से कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो है विद वेरी हाई वेलोसिटी, VH से मैंने जो है इसको डिनोट कर दिया। तो वो लैमिनार फ्लो होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ईदर ऑफ अबव होगा या नन ऑफ। देखिए दोस्तों, जनरली जब भी आप हाई वेलोसिटी देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो फ्लो होगा वो आपका कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। लो वेलोसिटी पे कौन सा फ्लो होता है, लैमिनार। ये किस पे डिपेंड करता है, वैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकता हूँ, मुझे रेनॉल्ट नंबर इसका फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो रेनॉल्ट नंबर अगर मैं फाइंड करूंगा तो मुझे पता पड़ना चाहिए कि इसका जो रेनॉल्ट नंबर है, भाई मैं देखूंगा डक्ट के अंदर रेनॉल्ट नंबर इतना होता है, अगर इससे लेस हुआ तो लेमिनार होगा, और अगर इस रेनॉल्ट नंबर से हाई हो जाता है तो क्या होगा आपका, टर्बुलेंट होगा। बट मेरे पास ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, क्या नहीं है, डेटा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये SSC जेई का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। इसके बाद ये राजस्थान जेई के अंदर यानी RSMSB जेई के अंदर 2016 में रिपीट हुआ है। ठीक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ डेटा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको रेनॉल्ट नंबर नहीं बता सकता। हाई वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी भाई, हाई, उसका बस चले वो 1 मीटर पर सेकंड को हाई वेलोसिटी बोलते, उसका बस चले वो 100 मीटर पर सेकंड को लो वेलोसिटी बोले, तो मेरे पास डेटा नहीं है यहाँ पे। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो मैं आपको एक नॉर्मल आंसर बताता हूँ क्या होगा, हाई वेलोसिटी इन ए कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। जब हम फ्लूइड की थ्योरी क्लास देखेंगे, अब फ्लूइड की थ्योरी क्लास जब भी देखेंगे तो लैमिनार और टर्बुलेंट पे बड़ा प्यारा सा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एक आती है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, वो जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है वो आपके मिलेनियर इक्वेशन के अंदर आती है। आप जानते हो दुनिया के अंदर कुछ 7 इक्वेशन ऐसी हैं जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, जिनको मिलेनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो वो जो मिलेनियर इक्वेशन है ना, तो अगर जिस दिन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई तो हम टर्बुलेंट फ्लो और फ्लूइड फ्लो के जो है बहुत सारे राज को जो है, मतलब राज जो होते हैं उनसे पर्दाफाश हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब आप एक एक चीज मुझसे सुनते सुनते पक चुके होंगे, अगर आप नए हैं देख रहे होंगे तो पक चुके होंगे कि सर आप थ्योरी क्लास बोल रहे हो, थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। थ्योरी क्लास एक भी आती नहीं है आपकी, आप क्या करते हो, क्वेश्चन उठाते हो 10 उन्हें बता देते हो। दोस्तों थ्योरी क्लास आएगी, थ्योरी क्लास तब आएगी जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करें तो कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ थ्योरी क्लास स्टार्ट करनी है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्वेश्चन चलने दीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स जो है मैं चेक कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना सिलेबस जो है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन करूंगा। अगले क्वेश्चन पे चले, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द कंटिन्यूटी इक्वेशन du upon dx plus dv upon dy plus dw by dz, मैं du upon dx बोला which is technically wrong। ठीक है, it is du by dy, sorry, del u by del x plus dv by del y plus del w by del z equals to 0। ये क्या है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, क्या सिर्फ ये आइडल फ्लूइड फ्लो के लिए वैलिड है,
या ये स्टडी फ्लो वेदर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये डायरेक्ट हमने जनरलाइज कर दी कि स्टडी फ्लो के लिए वैलिड होती है चाहे वो कंप्रेसिबल हो या इनकम्प्रेसिबल। ऑप्शन नंबर सी इज वैलिड फॉर स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ऑप्शन नंबर डी इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वेदर फ्लो इज स्टडी और अनस्टडी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है आपकी जनरलाइज फॉर्म के अंदर क्या होती है। क्या देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म के अंदर क्या होती है। दोस्तों वो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है जनरलाइज फॉर्म के अंदर, कहाँ गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके जनरलाइज फॉर्म के अंदर होगी डी बाई डी टी दैट इज रो प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आता है रो म्यू प्लस डी रो वी अपॉन डी एक्स प्लस डी रो डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू सी। ये क्या है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन जनरलाइज्ड फॉर्म। किसमें है बच्चों? जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर। अब देखो जैसे ही मैं बात करता हूं इफ फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड जो है या फ्लो जो है अपनी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं कर, क्या नहीं कर रहा, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, पेन का कलर चेंज करूं, ये यही रहने दो, कौन सा कलर, ये करके दो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा जीरो, मतलब जो आपकी डेल टी वाली डेल रो बाई डेल टी वाली टर्म थी वो क्या होगी आपकी जीरो होगी बिकॉज फ्लो इज स्टडी। तो अगर फ्लो स्टडी है तो उसके बाद जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बच जाती है आपके पास, डी रो यू बाई डी एक्स प्लस डी रो वी बाई, अच्छा डी वाई था ये डी एक्स ही लिख दिया मैंने सॉरी, प्लस डी रो डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टडी फ्लो। ओके नाउ अगर मैं अगली कंडीशन अप्लाई करता हूं कि इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, अगली क्या कंडीशन है मेरी कि जो आपका फ्लूइड है वो कैसा है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, डेंसिटी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। डेंसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, जीरो नहीं कांस्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी की, अच्छा यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ना फ्लूइड टाइम इज कांस्टेंट, जीरो लिख दिया, बाकी आप मतलब तो आप समझ रहे हैं। इरेज कर देता हूँ टोटल को बिकॉज क्वेश्चन बड़ा है तो जगह कम थी। तो अब नाउ व्हेन फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल या और फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ऐसी कंडीशन में क्या आता है, जो आपकी रॉ वाली टर्म है वो कांस्टेंट हो जाती है और हट जाती है, तो क्या बचता है डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन बनी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बनी है, ये किसके लिए वैलिड होती है बच्चों, ये वैलिड होती है फॉर स्टडी फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए और स्टडी फ्लो के लिए क्या होती है आपकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। आपको याद क्या रखना है, बच्चे क्या करते हैं कि जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू जीरो इज वैलिड फॉर स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। आपको करना क्या है, आपको जनरलाइज फॉर्म के अंदर इक्वेशन को याद करना है जो बोलती है डी रो बाई डी टी प्लस डी रो यू बाई डी एक्स प्लस डी रो वी बाई डी वाई प्लस डी रो डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्म के अंदर याद करना है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते रहो और मजे लेते रहो और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हुआ। अगर आप इस जनरलाइज फॉर्म को याद कर रहे हो तो मैं लिख के देता हूँ यहीं पे, क्या लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है ना। इस जनरलाइज फॉर्म को याद करो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपकी इमेजेस हैं, दैट इज व्हाई मैं कलर चेंज नहीं कर पाया। बता देता हूँ, फॉर विस्कस फ्लो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन सॉरी इट इज नॉट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बट इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला है भाई, विस्कस फ्लो के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
वो कौन से वेक्टर से दिया जाता है। तो आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको कर दूं वापस की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये गलत हो जाता थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन नंबर ए is given as f is equals to r 8 upon re. Option number B is f equals to 16 by re. Option number C is f equals to 32 by re. And option number D f is equals to 16 by re. तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई विस्कस फ्लो के लिए जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो मैं बताऊंगा फ्रिक्शन वेक्टर होता है सर 64 बाई आर। क्या होता है? फ्रिक्शन वेक्टर होता है आपका 64 बाई आर, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका, वो होगा 16 बाई आर। क्या होता है दोस्तों? 16 बाई आर। इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन निकालो, मान लिया अगर आप एक को एफ डैश से डिनोट करते हो और एक को एफ से डिनोट करते हो, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि जो आपका एफ है वो क्या है, एफ डैश बाई 4। एफ इक्वल्स टू एफ डैश बाई 4। तभी तो एफ डैश क्या था, 64 बाई आर ही था। 4 से करो 4 एकम 4, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4 चौको 24, यानी कि 16 बाई आर ही होता है। तो ये रिलेशन आप याद करें, अदरवाइज आप रिलेशन याद करें कि दैट फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि भैया f इज इक्वल्स टू एफ डैश इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई आर ई, दैट इज नथिंग बट 64 बाई आर ई। व्हाट इज आर ई? आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर। आर ई इज नथिंग बट आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर। और ये इक्वेशन किसके लिए थी? एज क्वेश्चन के अंदर मेंशन है फॉर विस्कस। किसके लिए थी? विस्कस फ्लो के लिए थी। चलें दोस्तों, आसान क्वेश्चन है ना, सारे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? एसएससी जेई 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय बर्नौलीज इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन आपको दे रखी है बर्नौली की। अब देखो वेयर डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है, इट इज नथिंग बट वेट डेंसिटी विच इज रोज। क्या है W? क्या है यहाँ पे? वेट डेंसिटी है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं क्या होगा, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। अब क्या पूछ रहे हैं? हैज द यूनिट्स। इसकी जो यूनिट है वो किसके अंदर है? न्यूटन मीटर पर सेकंड के अंदर है। न्यूटन मीटर पर मीटर यानी मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए, दैट इज न्यूटन के अंदर है। न्यूटन सेकंड पर मीटर के अंदर, पर मीटर के अंदर। दोस्तों ये जो आपके पास इक्वेशन आती है ना, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, ये इक्वेशन क्या होती है? अगर आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो कि जो प्रेशर है आपका किसके अंदर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर है। रो क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। जी क्या है? देखो किसी भी एक टर्म को देख लो, P बाई रो जी, वेयर P प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो क्या है? डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे गया, ऊपर गया ये मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई किलोग्राम, और क्या गया? सेकंड स्क्वायर गया, और साथ में क्या गया? नीचे क्या रह गया आपका? मीटर। अब नाउ दिस न्यूटन को खोल लो, न्यूटन को कैसे खोलेंगे? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस न्यूटन को क्या कर देता हूँ, सॉरी, इस न्यूटन को क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, इस न्यूटन को क्या कर दिया मैंने? इरेज कर दिया। तो अब देखो, देखते हैं क्या बनेगा। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर स्क्वायर था कैंसिल हो गया किससे? मीटर क्यूब से। यहाँ पर भी एक मीटर था, जो बचा हुआ मीटर था वो भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल किसके अंदर आया? मीटर। तो दोस्तों ये जो बर्नौली इक्वेशन होती है ना, ये क्या होती है? पर यूनिट हेड के लिए डिफाइंड होती है। पर यूनिट हेड, हेड क्या? एनर्जी। जो एनर्जी इक्वेशन है ना, जब भी आप पर यूनिट हेड की बात करोगे या इस इक्वेशन की बात करोगे तो हमेशा किस पे आएगी? पर मीटर पे आएगी। चाहे आप जो आपका सेकंड है, सेकंड को भी आप आजमा के देख सकते हैं। क्लियर कर लेता हूं मैं पूरा। जो सेकंड है आपकी टर्मिनोलॉजी वी स्क्वायर बाई 2g, इसको भी आजमा के देखिए। वी क्या है? मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसका क्या दे दिया? स्क्वायर दे दिया। 2 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कोई यूनिट नहीं होती, काउंट मत करना। डिवाइड बाई क्या हो गया? 1 अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? मीटर स्क्वायर
सेकेंड स्क्वायर मीटर, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या आया, मीटर के अंदर आया। और जो थर्ड है जेड क्या होता है, आपका डेटम हेड होता है, वो ऑलरेडी मीटर के अंदर होता ही होता है। तो आपने देखा फर्स्ट भी मीटर के अंदर, सेकंड भी मीटर के अंदर, थर्ड भी मीटर के अंदर, तो बच्चे इसको जोड़ के मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर 3 मीटर कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो होगा क्या भाई, सारी की सारी जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस है, यानी कि यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था न्यूटन मीटर पर मीटर, अबे भाइयों ये क्या होगा, मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। माइनर लॉस इन ए पाइप फ्लो आर दोज लॉसेस, भाई माइनर फ्लो की बात कर ये माइनर फ्लो की बात कर रहे हैं किसमें, एक पाइप फ्लो के अंदर माइनर लॉसेस की बात कर रहे हैं, सॉरी किसके अंदर, एक पाइप फ्लो के अंदर। तो कौन से लॉस होते हैं ये, विच आर insignificantly small, which can be neglected always, caused by frictional resistance or caused by local disturbance due to pipe fitting। भाई येलो ही सही लग रहा था ना, थोड़ा दिख भी रहा था, येलो तो जाता है, caused by local disturbance due to pipe fitting। तो भैया जब भी आप माइनर लॉस, देखो एक तो होते हैं मेजर लॉस, जब भी आप पाइप फ्लो की बात करते हैं मेरे भाइयों, तो क्या आते हैं, एक तो आता है आपका मेजर लॉस आता है, और दूसरा क्या आता है, माइनर लॉस आता है, ठीक है। मेजर लॉस के अलग अलग रीजन है, भाई सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इस तरह के अलग अलग आते हैं, ठीक है। और माइनर लॉस के अंदर भी आते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो गया, तो ये मेजर लॉस के अंदर आते हैं। और जो आपके माइनर लॉस आते हैं, ये आते हैं लोकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू पाइप फिटिंग, अब ये जो होता है ना सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो ड्यू टू पाइप फिटिंग, किसकी वजह से, पाइप फिटिंग की वजह से जो लोकल डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस, उसकी वजह से आपके माइनर लॉसेज आ रहे हैं। तो फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, घुमावदार और ऐसा क्वेश्चन जो हमने ना देखा ना सुना पर आया हुआ है कई बार। द डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेंचुरी मीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल एज CD। CD इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD इज डिस्चार्ज कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो जो CD होता है वो किसका फंक्शन होता है, ये यहाँ पे सवाल पूछा। ऑप्शन ए CD इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन बी CD इज फंक्शन ऑफ बीटा। व्हाट इज बीटा, बीटा इज रेशियो ऑफ थ्रोट टू इनलेट डायमीटर। वेंचुरी मीटर के अंदर आपने देखा होगा ना, सॉरी वेंचुरी मीटर कुछ इस तरह से होता है वेंचुरी मीटर। तो क्या बोला, रेशियो ऑफ इनलेट और दिस इज थ्रोट टू थ्रोट डायमीटर। ऑप्शन नंबर सी कि भाई रेनॉल्ड नंबर का भी होता है और बीटा के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट होता है फॉर ऑल रेनॉल्ड नंबर एंड ऑल बीटा। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको बेसिकली रिलेशन समझाने बैठूंगा तो बाकायदा ही अच्छा खासा डेरिवेशन है, जो इवन गेट के सिलेबस के अंदर भी नहीं, ठीक है। बट मैं आपको जनरलाइज टर्म के अंदर बता देता हूँ। देखिए भाई डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो है वेंचुरी मीटर का, वो हम किसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेनॉल्ड नंबर की, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर किसको कंट्रोल कर रहा है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कंट्रोल कर रहा है किसको, फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल कर रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है या लेमिनार फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको पता है रेनॉल्ड नंबर कम होता है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, लेमिनार फ्लो की तरफ जा रहा है, रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है, टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ जैसे ही फ्लो आपका चेंज होगा तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ना, वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। किसका फंक्शन है, रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन होता है। अच्छा खासा डेरिवेशन है दोस्तों, मैं वहां पे नहीं जा रहा और मैंने बहुत ऊपर से आपको बता दिया है। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे हो सकता है नाराज हो गए हो, और नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो कभी अगर मेरे मूड बना तो आपको पूरी एक पीपीटी ऐसी बता दूंगा जिसमें पूरा सॉल्यूशन ही लिखा होगा, तो आपको मजा आ जाएगा, बता देंगे। पर आपके काम का तो है नहीं, क्वेश्चन आया है, जितना क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का 10 क्वेश्चन का वीडियो, सारे के सारे क्वेश्चन एफएम से थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है और आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान मत होइए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, हमारा जो कंप्लीट एजू का, अच्छा मैं यहाँ पे अब मुझे आगे पेन चेंज करना पड़ता है,
कंप्लीट एजू का टेलीग्राम चैनल है जिस पे ऑल PDF PPT जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ PPT, इसके अलावा मेरे जो नोट्स हैं वो अपलोड होंगे। बहुत जल्दी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी फॉर SSC JEE। ये 27 अक्टूबर आ गई ना डेट, तो SSC JEE के लिए आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक या दो टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा जो आपका राजस्थान JEE आ रहा है उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या करें, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ये है। नहीं तो आप क्या करें, जाके सर्च करें टेक्निकल एग्जाम, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं एडमिन हूँ, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपना स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी वीडियो पे व्यूज इतने आ नहीं रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए भी फायदा हो। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन और नए नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, है ना बच्चों। तो आप शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों के साथ, व्यूज बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी डाउट है कमेंट करो। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आप लोगों के सवालों के हर एक के सवाल के जवाब दूंगा, हर एक के सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप अपडेट जो है वो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।